नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट ही सचिन पर। और इनकम टैक्स असेसमेंट जो नोटिस आते हैं, काफ़ी सारी वीडियो डाल चुका हूं मैं इसके ऊपर। और 147 और 148 एक बहुत क्रिटिकल इशू है, लोगों को नॉलेज भी नहीं है, तो उसको भी मैंने सोचा है कि कई सारी वीडियो इस पर भी डालूँ। कई सारी डाल चुका हूँ, आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि 147 या 148 में जब आप असेसमेंट कराते हो, जब शुरुआत में कराते हो या ऑर्डर पास होकर अपील फाइल करते हो, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है मैंने। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे पिछले साल केस के लिए, जब नोटिस लगा। उनकी सेल वैल्यू थी, मतलब उनकी मदर का केस था, 60 लाख की सेल वैल्यू थी, परचेज वैल्यू 12 लाख की थी। उनकी मदर ने आईटी फाइल नहीं करी, प्रॉपर्टी बेचकर आईटी फाइल नहीं करी। वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला सर बिल्कुल साफ क्लियर है, मेरी 60 लाख की वैल्यू है, 12 लाख की परचेज है, मैंने लोन ले लिया 40 लाख रुपए का और मैंने इसमें मिला दिया और मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, मम्मी के नाम से ही ली है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल फैक्ट ठीक है। मैं कहा मैं तेरा रिप्लाई का ये दे दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा मैंने उससे बात करी फीस की। उसने बोला सर बहुत सिंपल है, मैं ऐसा खुद ही कर लूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप कराएं, बहुत सिंपल है, मैं रजिस्ट्रेशन दे दूंगा, सारा पैकेज क्लियर है। वो चला गया था। अब बड़ी हैरान वाली बात थी कि उसके बाद शोकॉज नोटिस आया, असेसी ने रिप्लाई भी दे दिया 60 लाख का इस चक्कर में। मतलब 3 साल से ऊपर वाला केस था उसका, मेरे ख्याल से 16-17 या 17-18 केस था उसका। एडिशन कर दी कंफर्म 60 लाख रुपए की इनकम टैक्स ऑफिसर ने। असेसी ने सेल भी दी, परचेज भी दी, रजिस्ट्री दी, परचेज की रजिस्ट्री दी, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी दी, तो नई प्रॉपर्टी खरीदी वो भी दी, तब भी एडिशन हो गई। वो मेरे पास आया फिर से, किसी की रेफरेंस से था कि जब सब कुछ मैंने दे दिया है, मैंने गलती कहाँ करी सर, बिल्कुल ठीक दिया, रिप्लाई भी लिख दिया। एक पेज का लेटर उसने बनाया था कि आई एम अटैचिंग दिस एज पर योर नोटिस, अटैच कर दिया, स्कैन करके कर दिया। अब यहाँ से पता चलेगा कि उसने गलती क्या करी है। बाकी केसों में हम गलती क्या करते हैं, जब उसके पास नोटिस आया 148A का क्लॉज बी में, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए था कि आपका जो केस है वही टाइम बाड़ है। टाइम बाड़ कैसे है, सेल 50 लाख से ऊपर अगर है तो ही 3 साल से ऊपर का टाइम लगता है। सेल वैल्यू मेरी कितनी है 60 लाख, कॉस्टिंग कितनी थी मेरी 12 लाख, अगर मैं कम करता हूं तो मेरी वैल्यू रह जाती है 48 लाख। तो क्या ये 50 लाख से कम नहीं है? उसके लिए 3 साल नहीं होने चाहिए थे? किसी की सेल करने से इनकम एस्केपमेंट कैसे हो गई? इनकम एस्केपमेंट अमाउंट में या तो ये लिखता कि भैया कैपिटल गेन इतना है, लेकिन उसने आईटीओ ने नहीं लिखा कैपिटल गेन। अगर वो कैपिटल गेन लिखता तो 48 लाख आता, 48 लाख आता तो केस खोल नहीं पाता। तो उसने क्या करा, 60 लाख पूरी सेल वैल्यू ली, आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने थे, ये नहीं करा। ये भी नहीं लिखा कि आपने 133(6) में कोई इंक्वायरी नहीं करी। भाई ऑफिसर ये कैसे मान सकता कि मैंने 60 लाख की प्रॉपर्टी बेची है और वो टैक्स की चोरी है? वेरीफाई तो करेगा, पूछेगा सही क्या आपने करी है, क्या आपने सेक्शन 54 कंप्लाइंस करा कि नहीं करा, आपने इन्वेस्टमेंट करी नहीं करी है, कुछ नहीं पूछा, सीधा शोकॉज आया, एडिशन हो गई। कोई बात नहीं, कोई भी किसी भी जजमेंट में चले जाइए आप, सब में लिखा हुआ है कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी में कभी भी इनकम एस्केपमेंट नहीं होती। क्या प्रॉपर्टी बेचने से टैक्स की चोरी हो गई है? कैसे हो सकता है? टैक्स की चोरी जब होगी जब आपने प्रॉपर्टी बेची, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने उसे आईटीएम में नहीं दिखाया या उस पर टैक्स पे नहीं करा, ये जरूर है। वो ये लिखता कि आपने प्रॉपर्टी बेची, उस पर इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने उसके ऊपर टैक्स जमा नहीं कराया। हालांकि वो भी नहीं लिख सकता था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी बेची वो भी आ रही 26(a) में, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी है वो भी आ रही 26(a) में। तो आपके पास कुछ इंक्वायरी नहीं है क्या? आपके पास कुछ भी नहीं पता तो आप कर क्या रहे हो? इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपके पास, आप इंक्वायरी करते ही नहीं हो, आप नोटिस भेज देते हो। मोटी मोटी डिमांड है। वो परेशान है कि उसकी मम्मी पे इतनी डिमांड आ गई है, मम्मी भी परेशान है कि अब कोई ऐसा ना हो प्रॉपर्टी बिक जाए जो बच्चे ने 1 करोड़ के लिए लोन लिया है। परेशान होता है, हैरेसमेंट होती है। थोड़ा डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए और एसएससी को भी सोचना चाहिए कि अपने आप रिप्लाई कभी फाइल ना करें। रजिस्ट्री की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट पहले से ही अवेलेबल थी, ये भी लिखना था। उस केस में असेसी ने दिया है, भाई तूने पहले क्यों नहीं मंगाई रजिस्ट्री कॉपी, चेक क्यों नहीं करा कितनी कॉस्टिंग है? बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकता था। ऑब्जेक्शन फाइल करनी होती इन चीजों के। रीजन देना था नॉन फाइलिंग का, उसने रीजन नहीं दिया, उसने 148 के अगेंस्ट आईटी भी फाइल नहीं करी। गलती क्या हुई, कायदे से उसको भूल गया था, कोई बात नहीं, 148 में दोबारा आईटी फाइल कर देता कंप्यूटेशन बना के, उसने वो भी फाइल नहीं करी। उसको लगा कि व्हाट्सएप पे सरकार ने पूछा है, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूं। ऐसा नहीं है, ये एक लीगल प्रोसीजर है। मैंने अपनी पिछली जो वीडियो बनाई थी 148 की, जो मैंने सिक्वेंस बताया था,
उसमें बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। उसने एक बार गलती कर दी, ओरिजिनल नहीं भरी, नोटिस आने के बाद भी नहीं भरी। किस लिए? कि थोड़े से पैसे बच जाएंगे, अपना रिप्लाई दे दूंगा मैं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, सारा पैसा आया। उसको एक ही बात करके रह गया कि सर पैसा आया और सारा दे तो दिया हमने करा ही क्या है, मैंने गूगल पे पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था आर्टिकल, वो पढ़ा था, उसके हिसाब से मैंने कर दिया। भैया आपने कर तो दिया है, सरकार को बताओगे कैसे? ITR फाइल करके। यहाँ पे उसको रीज़न देना था कि मेरी मम्मी इतनी ओल्ड एज की है, हमने वन टाइम प्रॉपर्टी बेची है, मैं ITR भर नहीं पाया, यानी कि जो आंटी जी थी वो ITR नहीं भर पाई। ये सब चीज़ें। एक नोट देना था कि रिवेन्यू को कोई लॉस नहीं हुआ टैक्स का। हमेशा हर रिप्लाई में मैं इसका ध्यान रखता हूँ। उसमें ये लिखना चाहिए था कि मैंने 60 लाख की प्रॉपर्टी बेची है, फिर मेरे बेटे ने लोन लिया है, मैंने ऐड करके एक और घर ले लिया है, टाइम लिमिट में ले लिया है, सेक्शन 54 की सारी कंप्लायंस मैंने पूरी कर दी हैं, लिखना पड़ता है उसके अंदर। तो रिवेन्यू को कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, मैंने ITR फाइल नहीं करी है ना, ITR फाइल करने की वजह से मेरा केस लग गया है, 60 लाख का है वो भी मान लिया मैंने, पर सरकार को कोई नुकसान हुआ किस चीज़ से? मैं बता ही तो नहीं पाया। यानी कि मैं कहीं घूमने चला गया था, मैं कहीं से फ़ायदा कर आ गया, मैंने इन्फॉर्म नहीं करा घर पे, कोई बात नहीं, तो क्या होगा उससे? किसी को, फैमिली वालों को नुकसान तो नहीं हुआ ना मेरे, या मैं जाके कुछ खून खराब करके आता तो बात होती। मैंने सारी कंप्लेंट्स पूरी कर दी हैं, ये लिखना था। इसके ऊपर केस लो भी देने थे कि कौन कौन से ऐसे केस लो हैं जो ये कहते हैं कि आपका केस टाइम बार्ड है, आपने 133 इंक्वायरी नहीं करी, सेल प्रॉपर्टी करने से कभी भी इनकम टैक्स एस्केपमेंट नहीं होता, यानी कि सेक्शन 147 नहीं लगता, कैपिटल गेन पे लगता है। आपने ये क्यों नहीं कॉल फॉर करा? आपने ये क्यों नहीं देखा कि मेरा सेक्शन 54 कंप्लाइड है? मान लिया उसने नहीं लिखा, ये भी मैं मान लेता हूँ मैं कि एसएससी ने गलती कर दी, उसने रिप्लाई प्रॉपर नहीं दिया, उसने पेपर तो अटैच करे थे। क्या ये AO की ड्यूटी नहीं है कि वो खुद कैलकुलेशन कर लेता? हाँ यार, प्रॉपर्टी सेल हुई है, हाँ इसने ये करा हुआ है, हाँ इसने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है, रिवेन्यू को लॉस नहीं हुआ, वो अपने ऑर्डर में लिख देता। वो लिखता है एसएससी ने प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, एसएससी ने सेक्शन 54 के बारे में नहीं बताया, एसएससी ने पहले भी ITR फाइल नहीं करी, अब भी ITR फाइल नहीं करी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन 60 लाख रुपए इनकम एस्केपमेंट है और 115 BB लगाऊंगा। 115 BB सबसे बड़ा खतरनाक सेक्शन है ये, 60% का टैक्स। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक। क्या इनकम टैक्स ऑफिसर को ये नहीं सोचना चाहिए था कि 60 साल की लेडी ने प्रॉपर्टी बेची है, उसकी इनकम 0 है, उसके बेटे ने उसकी हेल्प करी है, पुश्तैनी घर था, ये सब फैक्टर मुझे लगता है एसएससी को भी ध्यान रखने चाहिए और इनकम टैक्स ऑफिसर को भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि एक्चुअल में कितनी टैक्स की चोरी हुई है। कम से कम जो 12 लाख था वो तो बेनिफिट दे देता, लेकिन बेनिफिट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर वो 12 लाख का बेनिफिट देता तो ऑर्डर जो है वो 50 लाख से कम हो जाता, तो उसका ऑर्डर खुद ही डिस्प्यूट में आ जाता, ऑब्जेक्शन फाइल करने में दिक्कत आती डिपार्टमेंट को। तो उसने 60 लाख ऐड करा, 12 लाख भी नहीं दिया, उसने लिख दिया रजिस्ट्री की कॉपी नॉट प्रोवाइडेड, जानबूझकर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है जब रिप्लाई बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिप्लाई के अंदर ही एक स्क्रीनशॉट जरूर लगा देते हैं। रिप्लाई तो पड़ेगा, पेपर खोले ना खोले, देखो जरूरी नहीं है कि वो हर बार अटैचमेंट भी खोले, तो उसके स्क्रीनशॉट रिप्लाई में भी लगा दे, रेलिवेंट पेज, ताकि पढ़ते पढ़ते वो देख ले। जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है 60 लाख की, ये रहा स्क्रीनशॉट, कंप्लीट रजिस्ट्री अटैच है। मैंने इसके बदले प्रॉपर्टी भी खरीद ली है इतने रुपए की, ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, 2 पेज लगा दिए मैंने उसके, कंप्लीट रजिस्ट्री कॉपी अटैच है। मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी हैं, ये रही उनकी डिग्री, ये रहा स्क्रीनशॉट, कंप्लीट कॉपी अटैच है। उससे क्या है, थोड़ा सा केस मजबूत हो जाता है। आप ये उम्मीद मत रखिए कि इनकम टैक्स वाला सारा डाउनलोड करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा, प्रिंट आउट सारे अरेंज करेगा, फाइल बनाएगा, स्टेपलर करेगा, आराम से बैठ के पढ़ेगा, अच्छा ये है ये, ओहो और दोबारा दिखता हूँ, अरे नहीं 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 ये अरे वाला पेज भी है, नहीं नहीं ऐसा ऐसी बड़ा अच्छा है, इसको ऑर्डर बनाओ बहुत बढ़िया था ना। वो बोलेगा अरे यार क्या करना है, तो प्रिंट आउट कहाँ लगाए हैं, डाउनलोड हुए कि नहीं हुए, फाइल प्रॉपर नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहा, छोड़ो यार। इंस्पेक्टर साहब ऑर्डर बना दो, 60 लाख का एडिशन कर दो, 60% टैक्स लगा दो, खत्म बात, काम खत्म, आसान, खत्म, बाय बाय टाटा। तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उस बंदे को मैं वीडियो भेजूंगा और बताऊंगा भाई गलती क्या हुई है उससे। सभी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एडवोकेट हैं या कंसल्टेंट जो केस करते हैं, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। पिछली वीडियो में सीक्वेंस चेक कर लें। इस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपका केस हो गया है तो अपील में भी क्या क्या ध्यान रखना है 148 के अगेंस्ट, या जब केस चले तो आपको कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, बहुत जरूरी है। और इंडिया का प्रैक्टिकल चैनल है, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है,
जितना हो सके इसको शेयर करें। अभी ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिनके केस लग चुके हैं, जो मार्च में ऑर्डर होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अभी टाइम है ITR फाइल करने का भी, ऑब्जेक्शन फाइल करने का भी, सब चीज़ों का। तो मैं चाहूँगा कि इंडिया में एक दिन ऐसा जरूर आए कि इस तरह के इनकम टैक्स के केस ना लगें और ना ही किसी की एडिशन आए और ना ही किसी को ये डर रहे कि हाय मेरी प्रॉपर्टी कहीं बिक ना जाए। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।